नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा परीक्षा में अपीयर होना है और या जिनको अगले साल परीक्षा की तैयारी करनी है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 यानी कि बीम्स, डिजाइन ऑफ बीम्स। अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन डीप में नहीं जा सकते, तो आपको याद रखने के हिसाब से जो छोटी छोटी बातें होंगी वो आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। आप इसको करो। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। इसको ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से कम 8-9 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 30 में से। तो उसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 2 था 2016 का। सबसे पहले क्वेश्चन, IS 800 के अनुसार धरण में अधिकतम विक्षेप निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होता है ना, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल का मतलब होता है स्पान। तो वैसे इसके अंदर एक रूल और भी है कि अदर देन, देखिए एक क्वेश्चन और आया और इसके अंदर ये 2 बार आ चुका है। एक तो क्वेश्चन नंबर 17 2016 में, एक क्वेश्चन नंबर 22 2016 में। इस पे 2016 स्पेशल में, द डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इन बिल्डिंग्स अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज़ लिमिटेड टू। यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को छोड़ दो, उसके अलावा कोई बिल्डिंग अगर है तो उसमें जो लिमिट है वो क्या है। तो इसका आंसर होगा स्पान अपॉन 300। यानी स्पान अपॉन 300 से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ये रूल है। अब ये अगर क्वेश्चन आता है ना इस प्रकार का, भी 2 बार आ चुका है ये, द डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इन बिल्डिंग्स अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज़ लिमिटेड टू। तो आप आंसर देंगे स्पान बटा 300। लेकिन इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं ये वाला, इसमें आपको दिया हुआ है स्पान बटा 325। स्पान बटा 300 कहीं है ही नहीं, तो और ना इसमें ये लिखा हुआ कि नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर यही होगा। दोनों सही हैं। मामूली जो थोड़ा बहुत चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। तो इसके अंदर आंसर सी रहेगा, और वो कंडीशन देते तो उसके इसमें आंसर जो स्पान बटा 300 रहेगा। इसमें आंसर सी होगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। ये इम्पोर्टेंट है, इस बार आ सकता है। टी सेक्शन के लिए ऊपर से बराबर क्षेत्रफल अक्ष होगी। यानी ये एक टी सेक्शन है, हमें ऊपर से पता करना है कि वो एक्सिस कौन सी है जहाँ एरिया बराबर है, यानी ऊपर नीचे बराबर है। तो देखिए ऊपर का एरिया है 40 × 10 400, नीचे का है 50 × 10 500। तो नीचे का एरिया बड़ा है ना, इसका मतलब वो एक्सिस कुछ इससे नीचे ही आएगी। तो कितनी नीचे आएगी, तो ये आंसर जिसको होगा 10 से तो ज़्यादा ही होगा। अब 10 से ज़्यादा तो 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है। ये आंसर आएगा 15। अब 15 कैसे आएगा ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, वो सिंपल सी थ्योरी है इसके अंदर। 40 10 50 10। देखिएगा, ये है 40, ये है 10, ये है 50 और ये है 10। अब मान लीजिए एक्सिस ये है इक्वल एरिया वाली, और इसको मैंने x मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा 50 - x। ठीक है। अब देखिए ये जो एरिया है ये वाला इस लाइन के ऊपर, और ये जो एरिया है इस लाइन के नीचे, ये बराबर है। अब ये एरिया कितना होगा 40 × 10 400, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 है और इसको x माना हुआ है तो 10x बराबर। ये 10 है और ये 50 तो पूरा था, ये x कम कर देंगे तो 10 × 50 - x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 + 10x, ये हो जाएगा 500 - 10x। ये 10x इधर आएगा तो 20x हो जाएगा। ये 400 तो जाएगा तो 100 रह जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब ये 5 है यहाँ से, और हमें नापनी ऊपर से, तो 10 और 5 15। इस तरह से इसका आंसर आ गया 15 मिलीमीटर। ये सब नाप जो है सारे दे रखे हैं, mm में दे रखे हैं, तो ये mm आंसर आएगा। तो ऐसा कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, आई में भी आ सकता है, कोई आ सकता है। तो आपको करना ये सही है। अगला क्वेश्चन, भार गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो लोड फैक्टर होता है
वो चरम भार यानी कि अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड होता है। चरम भार में कार्यकारी भार का भाग लगाएंगे यानी कि अल्टीमेट लोड में वर्किंग लोड का भाग लगाएंगे तो वो लोड फैक्टर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार खंड के लिए आकृति गुणांक होता है, शेप फैक्टर फॉर ए सर्कुलर सेक्शन इज। तो आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला 1.7 होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये कैसे होता है इसके लिए आपको मैं डिटेल एक अलग पेज पे समझा रहा हूँ। देखिएगा, ये मैंने आपको लास्ट पेज में यहाँ पे पेज नंबर जो 4 है इसमें कुछ बातें बता रखी है, आप इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा, ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगल, पहली बात तो आप ये समझिएगा, एक डेफिनेशन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 मान के किया है कि शेप फैक्टर क्या होता है। कभी पूछा नहीं गया, इस बार पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि शेप फैक्टर यानी कि आकृति गुणांक क्या होता है। तो आप लिखेंगे ZP अपॉन ZE यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। लिखा ना मैंने, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बटा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से वो सही होगा जिसमें कि ये वाला रेशियो लिखा होगा। अब आपको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो सेकेंड ईयर होम में पता ही आपको क्या होता है। जैसे ये आयताकार हिस्सा है, आयताकार है आपके, जिसका ये B और ये D है, तो सेक्शन मॉडुलस होता है I अपॉन वाई। I क्या होता है इसका BD³ बटा 12, Y क्या होता है D बटा 2, तो ये 2 बटा D हो जाएगा। तो कट जाएगा 2 6 बार, तो ये BD² बटा 6 आ जाएगा। तो इसका जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है वो होता है BD² अपॉन 6। किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल होता है, ये में लिखा हुआ है BD² अपॉन 6। और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो आप याद रख लें, क्योंकि इसको अभी सिद्ध करने में समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव हम इतना टाइम नहीं है कि हम इसको प्रूव कर पाएँ, तो इसको आप याद कर लें कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो BD² बटा 4 होता है और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है BD² बटा 6, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये BD² कट जाएगा और 6 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसको याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव में, कि किसी आयताकार सेक्शन के लिए शेप फैक्टर होता है। आंसर क्या आएगा? 1.5। जैसे ये आया था ना आपके अभी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये वाला 1.7 सर्कल के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए, वैसे रेक्टेंगल के लिए हो जाएगा आपके 1.5। अच्छा, अब सर्कुलर के लिए 1.6 1.7 कैसे हुआ वो भी आप समझ लीजिएगा। देखिए, सर्कल जो होता है ये ऐसा होता है, ये इसकी एक्सिस है। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूँ उसका सेक्शन मॉडुलस, ये होता है I बटा वाई। I क्या होता है? पाई बटा 64 इंटू D4। वाई क्या होता है? D बटा 2। आप सॉल्व करेंगे तो ये πD³ बटा 32 आ जाएगा। ये होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, πD³ बटा 32। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, πD³ बटा 32। और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आप याद रख लीजिएगा, सर्कल के लिए D³ बटा 6 होता है, इसको आप याद कर लें। जैसे रेक्टेंगल के लिए आपको मैंने कहा ना याद करने के लिए BD² बटा 4, वैसे ही आप सर्कल के लिए D³ बटा 6 याद कर लें। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर सर्कल D³ बटा 6, जहाँ D है सर्कल का डायमीटर, और D³ बटा 6 में जब आप πD³ बटा 32 का भाग लगाएंगे तो D³ कट जाएगा और ये आ जाएगा 16 बटा 3 पाई। और 16 बटा 3 पाई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 1.7 होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये 3 4 ये 2, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 मैंने इस वीडियो के लिए बनाया ना, जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 है 2016 का, कि वृत्ताकार खंड के लिए आकृति गुणांक क्या होता है, तो आंसर देंगे 1.7। अगर पूछते रेक्टेंगल के लिए, अभी मैंने प्रूव किया था 1.5। अगला क्वेश्चन, ये 2016 में क्वेश्चन नंबर 10 था। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का जो रेशियो होता है, याद रखना, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा
बी यानी एक से कम लेस देन 1, फिर मोर देन 1, और डी इनमें से कोई नहीं। नेचुरली ये सी वाला आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेशियो होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का, जो कि आकृति गुणांक यानी कि शेप फैक्टर निकालने के लिए काम में लिया जाता है, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो वो आंसर आएगा इसका सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे इस वीडियो का, और पेपर 2016 में ये क्वेश्चन नंबर 16 था। बीम सेक्शन इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए 2 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड, और एक बनता है बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइडेड। अगर प्रोवाइडेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, बीम सेक्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, तो इस सिलेक्शन का आधार तो सेक्शन मॉडुलस ही होता है। हम बीम के सेक्शन मॉडुलस के आधार पर ही खंड का चुनाव करते हैं। उसके बाद में हम उस खंड की जांच करते हैं। उसकी जांच हम शेयर में भी करते हैं, डिफ्लेक्शन में भी करते हैं। उसमें अगर वो विफल होता है तो हम सेक्शन को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से फाइनली प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कहा जाए कि बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपका आंसर होगा सेक्शन मॉडुलस। और अगर आपका क्वेश्चन हो कि बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन 2 भागों में बांट रहा हूँ मैं। एग्जाम में जो 2016 में आया है उसमें केवल सेलेक्टेड का लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ए होगा, सेक्शन मॉडुलस। लेकिन अगर कभी ऐसा आता है बीम सेक्शन इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइडेड, तो उस केस में आपका आंसर ए नहीं होगा, उस केस में आपका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि प्रोवाइड तो तब करेंगे जब सारे चेक लगाएंगे, और चेक लगाने का मतलब हो गया आपको शेयर और डिफ्लेक्शन को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को बड़ा आप ध्यान से देखें। ये मैं पहले करा चुका हूँ कि वो डिफ्लेक्शन का चेक होता है अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो मैंने आपको आंसर दिया था स्पान बटा 300। तो ये हो गया। अब पेज नंबर 3 इस वीडियो का ये रहा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इस बार आ सकता है इसके जैसे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज ऑफ स्पान एल एंड कांस्टेंट एमपी। एमपी का मतलब होता है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। इफ़ इट कैरीज ए कंसेंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान, देन लोड एट कोलैप्स विल बी। आपको कोलैप्स लोड ज्ञात करना है। अगर आपको ये कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूँ मैं, आप देख लें, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। वैसे आपको याद रखना है कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है वो देखिए। मैंने आपके लिए, इसके लिए मैंने आपको कुछ यहाँ केसेस ले लिए हैं यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए आप। इसको आप नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर से 8-9 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अदरवाइज न लें, इसको बहुत गंभीरता से लें। देखिएगा ये है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये यहाँ एंड फिक्स है जैसे कि होता है कैंटिलीवर में, और ये प्रॉप लगी हुई है। ये कंसेंट्रेट लोड लगा हुआ है। ये मैंने दूरी मान ली ए, ये मान ली बी, और ये मान लिया स्पान एल पूरा। तो इस केस में जो कोलैप्स लोड होता है, ये फॉर्मूला भी याद कर लें बस, तो काफ़ी काम हो जाएगा। ये होता है एल प्लस बी अपॉन ए बी इंटू एम पी। एल पूरा प्लस बी ये वाला अपॉन ए बी इंटू एम पी। अब अगर आपको ये कहा गया क्वेश्चन में कि जो ये पॉइंट लोड है ये बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब ए और बी बराबर है, दोनों L/2 हैं। और जब मैं ए और बी दोनों L/2 कर दूंगा, तो देखिए एल की जगह तो एल ही रहेगा, बी की जगह L/2 हो जाएगा। ये L/2 इंटू L/2 ये L²/4 हो जाएगा, और वो MP है। तो आप देखेंगे आधा और 1/2, तो ये 3/2 L हो जाएगा, और ये L²/4 है, तो L² और 4 ऊपर चला जाएगा इंटू MP। अब ये आपके 4, ये 2 नीचे चला जाएगा ना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 6/1 L नीचे बच जाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा 6 MP बटा, क्यों L है और नीचे L² है, तो 6 MP बटा L। और यही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया फॉर्मूला। हाँ, हमारे क्वेश्चन में जो L स्मॉल दे रखा है, इसलिए 6 MP अपॉन स्मॉल L होगा।
तो ये आप अगर याद कर लेंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, L + B/AB × MP, तो ये काम आसान हो जाएगा। तो लगेगा तो मैं आपको कुछ और फॉर्मूला लिखा देता हूँ, तो आपके अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो बहुत ठीक रहेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एसेंट्रिक लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये ए और ये बी और ये एल है और डब्ल्यू है, तो याद कर लेना फॉर्मूला L/AB × MP। देखिए यहाँ तो L + B/AB था और यहाँ पे L/AB × MP है, याद करना आसान है ना, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर यही पॉइंट लोड सेंटर में लग जाए एग्जैक्टली, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे L/2। तो इस केस में देखिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो L है, नीचे L/2 × L/2 हो जाएगा, L²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा × MP। तो इस केस में ये एक L कट जाएगा, 4 MP/L। ये मैंने देखो यहाँ सीधा इस सेकंड केस लिखा हुआ है 4 MP/L। ये सारे ध्यान रखना, ये सारे के सारे कोलैप्स लोड हैं, इस लोड पर ये कोलैप्स हो जाएगा अभी। तो WU कोलैप्स लोड 4 MP। तो आपको ये याद करना है सीधा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है ना कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर में पॉइंट लोड लगा है W, तो कोलैप्स लोड कितना होगा, तो आप याद कर लें 4 MP/L। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अच्छा, आपको याद है ना, ये मैंने L/AB × MP बताया था ना, इसमें A और B हमने L/2 कर दिए थे। अब करते हैं ये फिक्स बीम का सवाल। देखिए ये फिक्स बीम है, इसमें भी देखिए एसेंट्रिक लोड है A और B, तो आप इसमें फॉर्मूला याद कर लें 2L/AB, 2L/AB × MP। अगर इसमें A और B बराबर हो जाए तो ये 2L/L/2 L/2 L²/4, 4 ऊपर चला जाएगा × MP। तो एक L कट जाएगा तो 8 MP/L हो जाएगा, 8 MP/L, जो कि ये है। तो आपको तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं, सेंटर में लोड लगा हुआ है, फिक्स बीम के पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो 8 MP/L आप याद करें। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लगा है तो 4 MP/L आप याद करें। और अगर ये वाला केस है इसका प्रॉप्ड कैंटिलीवर का, तो आप ये 6 MP/L याद कर लें। अब देखिएगा, यूडीएल जब लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो आप इसको याद कर लें 8 MP/L। और अगर फिक्स्ड बीम है और पूरी भी यूडीएल है तो 16 MP/L। ये सभी अगर आप याद कर लेंगे लिख के तो बहुत ठीक रहेगा, इसमें समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये जितने भी मैंने आपको बोल के बताया ये सारे के सारे आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं ना सारे, आपको ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ छूट नहीं जाएगी। आप इसमें लिख दीजिएगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर में L + B/AB × MP, और इसमें AB बराबर कर देंगे L/2 के, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका 6 MP/L। इसमें L/AB × MP, और जब A और B बराबर कर देंगे तो उसके से बन जाएगा 4 MP/L। और इस केस में 2L/AB × MP, इसमें जब कर देंगे बराबर तो 8 MP/L बन जाएगा। और ये यूडीएल में तो केवल पूरा यूडीएल लगा हुआ है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में तो अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो फिक्स बीम में है सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए 8 MP/L, वही सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल के केस में देखिए ये भी 8 MP/L है, ये भी 8 MP/L है। और अगर ये केस जो कि सिंपली सपोर्टेड बन जाए, फिक्स बीम का बन जाए, तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, 16 MP/L हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ B एंड डेप्थ D। अभी हमको मैंने सिखाया था कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो BD²/4 होता है, तो इसका आंसर आएगा C, BD²/4। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, आप कहेंगे लाइव लोड। फर्नीचर तो हमेशा लाइव लोड में आता है, फर्नीचर ही तो है नहीं हमेशा एक जगह पड़ा रहेगा, डेड तो है नहीं, वो कभी उठा दिया, कभी लगा दिया, कभी ले गए, कभी ऊपर कभी नीचे, वो लाइव लोड है। तो ये बाकी लोड नहीं है, इसका आंसर आएगा B। 11वां क्वेश्चन, द शेप फैक्टर इन प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन।
आपको देखिए शेप फैक्टर मैंने इतने केस के बताए, सर्कल के बताए, रेक्टेंगल के बताए। आप देखा होगा इसमें केवल इसकी जो शेप होती है, आकृति, नाम ही है ना शेप, आकृति, उसकी विड्थ कितनी है, डायमीटर कितना है, डेप्थ कितनी है, इसका मतलब ये यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता, ये हिंज लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पर डिपेंड करता है कि उस सेक्शन की ज्योमेट्री क्या है। तो शेप फैक्टर यानी कि आकृति गुणांक उस खंड की ज्यामिति पर आधारित होता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, द प्लास्टिक एंड इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्टील सेक्शन आर गिवन। ये दे रहेगा आपको 678.73 इंटू 10 की पावर 3 mm3। ये दे रहा है आपको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ये 618.9 इंटू 10 की घात 3 mm3 ये दे रहेगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स शेप फैक्टर। शेप फैक्टर निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का भाग लगाना है। और जैसे ही आप इसमें इसका भाग लगाएंगे विद योर फ्रॉम योर कैलकुलेटर, आपको आंसर मिल जाएगा 1.096, जो कि ए में आ रहा है 1.096। रटना नहीं, इसको भाग लगाना है, ये आ गया। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कोड के ऊपर बेस्ड है। ए बीम सेक्शन is classified as low shear case. A beam section is classified as low shear case when the factored shear force is less than। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला इसके लिए 0.6 इंटू वी डी क्या है, डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ। बीम की जो डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ है उसका 0.6 गुणा कर दें तो उसके लिए ये कहा गया है ए बीम सेक्शन इज़ क्लासिफाइड एज लो शियर केस। भाई वो जो बीम है वो लो शियर केस में कहलाएगी, वो बीम लो शियर केस में कहलाएगी अगर उसका जो फैक्टर्ड शियर फोर्स जो है वो 0.6 वी से कम है। वी होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 13 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी जो कि 2 साल एग्जाम आए थे, और शेप फैक्टर आपको मैंने सिखा दिया है, परिभाषा समझा दी है। ये अलग अलग प्रकार के जो सेक्शन होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसके लिए मैंने आपको शेप फैक्टर निकालना सिखा दिया था। और उसके अलावा मैंने आपको ये जितने भी आपके कॉलेज लोड के फॉर्मूले अलग अलग ये सब सिखा दिए थे। मुझे नहीं लगता कि इनके बाहर कोई क्वेश्चन जाना चाहिए बीम के अंदर। मुझे आशा है कि इस चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन आने चाहिए जो मैंने आपको भी कराए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको बहुत सारा लाइक शेयर करें, और जितना मैंने उम्मीद किया था अभी उतना जो सब्सक्राइब बच्चों ने किया नहीं है, बच्चे तो सैकड़ों में है, और सब्सक्रिप्शन अभी तक केवल 50 से 52 बढ़ा मेरा पिछले 8-10 दिन के अंदर अंदर। तो आशा करते हैं कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।